नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कम पैसे में नॉनवेज नहीं देना दुकानदार को पड़ा भारी। 4 बदमाशों ने पीट कर उतारा मौत के घाट। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शातिर महिला चोरों ने बुजुर्ग का बैग काटकर उड़ाए 50,000। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई 2 संदिग्ध महिलाएं। फुटेज के आधार पर महिलाओं की पहचान में जुटी पुलिस। उदयपुर में प्रदेश स्तरीय संस्कृत विद्वान सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, आत्मनिर्भर भारत के लिए चीन के उत्पादों का बहिष्कार जरूरी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। नॉनवेज की मामूली खरीदारी को लेकर हुई बहस ने एक बुजुर्ग दुकानदार की जान ले ली। सायरा थाना क्षेत्र में 4 बदमाशों ने मिलकर 60 वर्षीय दुकानदार को बेरहमी से पीटा, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव है और समाज जन भी कड़ी नाराजगी जता रहे हैं। सायरा थाना क्षेत्र में बीती रात हुई एक दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। रात करीब 10 बजे 4 युवक नानूराम खटीक की दुकान पर नॉनवेज लेने पहुंचे, लेकिन जब उनके पास पैसे कम निकले तो दुकानदार ने सामान देने से मना कर दिया। इसी बात पर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते युवकों ने नानूराम पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। घटना के वक्त आरोपी इतने बेखौफ थे कि उन्होंने पहले परिवार के सदस्यों को कमरे में बंद कर दिया और फिर नानूराम को पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद चारों आरोपी बाइक पर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नानूराम को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक का शव एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। थानाधिकारी किशोर सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश जारी है। वहीं मृतक के बेटे विनोद खटीक का आरोप है कि हमले से पहले बदमाशों ने पूरे परिवार को कमरे में बंद कर दिया था, जिससे वे मदद नहीं कर सके। परिवार और समाजजन इस बर्बर हत्या से बेहद आक्रोशित है और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई है। पापा के साथ मारपीट की गई थी, गला दबाया उनके ऊपर और पत्थरबाजी की गई। हमारे घर के पास सामने बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, वो बहुत पत्थर मारे हमारे कीमाड़ों पर वगैरह। सामने से आ रहे थे, मैं अंदर रखा, मेरे फादर ने अंदर लग जाएगी तेरे। वो निकले, जैसे निकले तब गला वगैरह पकड़ा उन्होंने। गरासिया लोग थे, 4 लोग थे। एक का नाम पहचानता हूँ, शिवा गरासिया नाम है उसका, एक का जानता हूँ। न्याय चाहता हूँ। मेरे बड़े पापा की जब दुर्घटना हुई थी, जब शॉप पे, तब मेरी सिस्टर का कॉल आया था। तब उन्होंने बोला था कि उनके साथ मारपीट हुई है और उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। तब मैं तुरंत आनंद फानंद में मेरी गाड़ी लेकर ब्रेजा मैं इनके पास दुकान पे पहुंचा। वहाँ से मैं हॉस्पिटल लेकर आया, सायरा से पदराड़ा से पैसिफिक हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। वहाँ से उन्होंने मृतक घोषित कर दिया। मैं शंकर राम जी खटीक, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात हुई थी, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी कि भाई कि ये बात है कि हमारे मृतक हुई, हमारे पर हमला हुआ है रात को। हम लड़के को है, उनका जो मौके पर जो लड़का था विनोद खटीक, उनको कमरे में बंद कर दिया, फिर उनके साथ मारपीट की गई। उनका इरादा यही था कि मर्डर करने का। इनको बात ये हुई थी कि वो 4 जने आए थे मटन लेने के लिए। उन्होंने बोला था मटन लेने के लिए, भाई हमको मटन चाहिए उधार पे। तो उन्होंने लड़के ने बोला मटन उधार पे नहीं मिलता है। तब मेरे बड़े पापा है जो नानूराम जी खटीक, उनके साथ गए, उनके पास गए, उनको बोला कि हमको मटन चाहिए उधार पे। फिर उन पर कहा सुनी हुई थोड़ी बातों में, फिर उन्होंने मारपीट चालू कर दी, पत्थरबाजी और लट, और उनके साथ 2 दिन जो हमला करने के हथियार होते अलग के प्रकार के, वो लेकर आए थे। उन्होंने उनके साथ मारपीट की।
जी उनको कमरे में बंद कर दिया था। राजसमंद में दिन दहाड़े चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 2 शातिर महिला चोरों ने बैंक में पैसा जमा कराने आए एक बुजुर्ग का बैग काटकर 50,000 रुपए पार कर लिए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 2 संदिग्ध महिलाएं साफ नजर आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फिलहाल पुलिस संदिग्ध महिलाओं की तलाश में जुट गई है और आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। राजसमंद जिले में शातिर महिला चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दे दी है। मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार को 2 महिलाओं ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित दिनेश कुमार रोज की तरह बैंक में पैसा जमा कराने आया था। उसी दौरान 2 महिलाओं ने दिनेश कुमार के बैग को ब्लेड से काटा और उसमें रखे करीब 50,000 रुपए चुरा लिए। बुजुर्गों को कुछ देर तक भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब पैसे निकालने के लिए बैग में हाथ डाला तो बैग कटा हुआ था और पैसे गायब थे। तुरंत बैंक अधिकारियों को सूचना दी गई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। कैमरे में 2 संदिग्ध महिलाएं नजर आई जो बड़ी चालाकी से बैग काटती दिख रही है। यह पूरी वारदात महज कुछ ही मिनटों में अंजाम दे दी गई। सूचना पर राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक में मौजूद सभी कैमरों और आसपास की रिकॉर्डिंग खंगाली। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं की पहचान करने में जुटी है। वहीं आसपास के इलाके में भी पुलिस ने सादी वर्दी में टीमें भेज दी है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। राजस्थान में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने उदयपुर में प्रदेश स्तरीय संस्कृत विद्वान सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में राज्य भर से आए संस्कृत विद्वानों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चीन के उत्पादों के बहिष्कार की वकालत करते हुए देश हित में आत्मनिर्भरता को जरूरी बताया और एनसीईआरटी विवाद पर खुद को इतिहासकार न बताते हुए जवाब देने से परहेज किया। उदयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय संस्कृत विद्वान सम्मान समारोह ने राजस्थान सरकार की संस्कृत संवर्धन की नीति को नई दिशा दी है। इस भव्य कार्यक्रम में राज्य भर से आए विद्वानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से न केवल संस्कृत भाषा की प्रतिष्ठा को बल मिला, बल्कि विद्वानों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने की यह पहल में संस्कृत के प्रति जागरूकता और आदर भाव को भी बढ़ावा देती है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत समाज करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पहले इस प्रकार के आयोजन केवल जयपुर में होते थे, लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हर संभाग में ऐसे समारोह होंगे। पिछली बार यह आयोजन कोटा में हुआ था, इस बार उदयपुर में हुआ है और अगली बार किसी अन्य संभाग में किया जाएगा। वहीं चीन के उत्पादों के बहिष्कार को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने 2 टूक कहा कि जब चीन हमारे दुश्मनों को समर्थन देता है तब हमें यह सोचना चाहिए कि हम उससे सामान खरीद कर किसे मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने और लोगों को रोजगार देने के लिए हमें चीन से आयातित सामानों का बहिष्कार करना होगा। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव और शिक्षा नीति पर उन्होंने कहा कि वे इतिहासकार नहीं हैं और शिक्षा मंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि वे हर विषय में विशेषज्ञता रखते हो। ऐसे सवालों का जवाब संबंधित विशेषज्ञ ही दे सकते हैं। राजस्थान प्रदेश के संस्कृत के जो विद्वान जन हैं उनका सम्मान समारोह, और मैं बधाई देता हूँ हमारे अधिकारियों को। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सभी व्यवस्थाएं अच्छी। सर उदयपुर में पहली बार आयोजित हुआ है, ये 2 बार हो गया। क्या रहेगा? क्या है कि सामान्यतया ये प्रदेश स्तरीय है, इसलिए जयपुर में हुआ करता था।
मैंने निश्चित किया है कि सभी संभागों पर एक एक वर्ष करके सभी संभागों पर करें। तो पिछली बार हमने कोटा में किया था, इस बार यहाँ किया है, अगली बार कहीं दूसरे संभाग में करें। जी, संस्कृत शिक्षा और शिक्षा विभाग को लेकर भी कई सारी जो है वो असमानता है। शिक्षक को हमसे मिलकर उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीजें हैं, किस तरह से उनको भी लाभ मिले संस्कृत वाले। और कई ऐसी चीजें क्या है आप बताइए मुझे, तो समझ में नहीं आया क्या है ऐसी चीजें। हम ये सच है कि संस्कृत हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है, क्योंकि ये हमारी अनादिकाल की भाषा है, वेद वाणी है, देव वाणी है। गोविंद सिंह चौटाला ने कहा कि जो हादसा हुआ झाड़ावाल में, उसके बाद में जिस तरह से स्कूलों के खस्ता हाल है, कहीं ना कहीं उसके लिए सिस्टम पूरी तरह से दोष किया। अभी संस्कृत विद्वजनों का कार्यक्रम है, इस विषय पर बात करें तो अच्छा रहेगा। बौद्धिक रूप से बीमार बताया सर आपने, कल जो आपने एक आदेश दिया था विदेशी वस्तु। देखो क्या है कि मैंने ये कहा है कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर ना हो, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले और हमारे देश का पैसा बाहर न जाए। आपने देखा अब की बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो युद्ध प्रारंभ हुआ उसमें चाइना ने पीछे से पाकिस्तान को सहयोग किया है और हम सब लोग चाइना का बहुत सामान खरीदते जाने अनजाने, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। यानी दूसरी भाषा में कहूँ तो हम ही समृद्ध कर रहे हैं। यदि हम समृद्ध करेंगे तो हमारे देश को नुकसान होगा, इसलिए हमारे देश के दुश्मनों के सहयोगों को हमको किसी भी कीमत पर सहयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करना चाहिए, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। क्या अमेरिका की तरफ बात भी ठीक लगाते हैं? अमेरिका की तरफ बात भी लगा सकता है क्या? तो वहीं से आ रहा है। देखो, ये मेरा विषय नहीं है, आप सक्षम अधिकारी सक्षम लोगों से बात कर। अपने विद्वजनों का सम्मान समारोह करता है। ये पहली बार है कि वो जयपुर से हट करके हमारे उदयपुर नगरी, जो वास्तव में वीरों की नगरी तो है ही, लेकिन एक तरह सा हमारे तीर्थ की भी इसे कहा जा, सांस्कृतिक तीर्थ अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहाँ पे आज विद्वजनों का सम्मान समारोह हुआ, जिसमें लगभग 40 विद्वानों का और 20-22 अलग अलग स्कूलों के, कॉलेजों के विद्वानों का सम्मान समारोह हुआ। और इस सम्मान समारोह में लगातार संस्कृत भाषा, जो केवल पुरोहितों की भाषा नहीं है, ये हम सब के लिए देववाणी भी है और विज्ञान वाणी भी है, जिसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रचार प्रसार पर्याप्त हो रहा है। और यह संस्कृत भाषा सारी भाषाओं की जननी भी है, अतः इस भाषा में लोगों का मिठास भी है, प्रेरणा भी है। उन भाषा के सम्मान समारोह हुआ है, मैं सभी विद्वजनों को अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। यह भाषा हमें आगे बढ़ती रहे और सनातन संस्कृति का वाहक बनते हुए मोदी जी जो इस भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना क्या प्रयास कर रहे हैं, उसमें इस भाषा भी हमारी प्रेरणा की भाषा बनेगी, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। और सारे विद्वजनों से और आम जन से भी आग्रह करूँगा कि यह कैरियर मेकर भी भाषा है। आयुर्वेद में भी है और कर्मकांड भी है, ज्योतिष भी है, ऐसे कई क्षेत्र हैं, आयुर्वेद भी है, ऐसे कई क्षेत्र में जिसमें संस्कृत भाषा के माध्यम से हमको जीविकोपार्जन और हमारी कैरियर में नौकरी का भी साधन बनती जा रही है। इसलिए आएँ, इस भाषा को बढ़ाएं और हम सब मिलकर के इस भाषा को विश्व की भाषा का स्थान देते हुए हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। उदयपुर में गुरुवार को राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। फेडरेशन ऑफ द पेंशनर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान के बैनर तले हुए इस विरोध में पेंशनर्स ने सरकार से समय पर पेंशन, महंगाई भत्ते और एरियर के भुगतान की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा।
राजस्थान के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के पेंशनर्स के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। गुरुवार को उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर फेडरेशन ऑफ द पेंशनर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान के नेतृत्व में सैकड़ों पेंशनर्स जमा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्हें न केवल महीनों से पेंशन नहीं मिली बल्कि राज्य सरकार की बेरुखी से उनका जीवन संकट में फंसा हुआ है। पेंशनर्स द्वारा सौंपे गए 8 सूत्री ज्ञापन में बताया गया कि 1990 में शुरू हुई पेंशन योजना के तहत विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार से मिलने वाला अंशदान अब बंद कर दिया गया है। कई विश्वविद्यालय जैसे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर गंभीर आर्थिक संकट में है। बीकानेर के पेंशनर्स को 22 माह से पेंशन नहीं मिली, वहीं जोधपुर के वरिष्ठ नागरिकों को भी 8 महीने से एक भी किस्त नहीं मिली है। स्थिति इतनी भयावह है कि कुछ कृषि विश्वविद्यालय को तो राज्य सरकार के आदेश पर कृषि भूमि तक बेच रहे हैं ताकि पेंशन का भुगतान कर सके, लेकिन यह भी नाकाफी साबित हो रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सरकारें शुरू से ही पेंशन का भार वहन करती है, जबकि राजस्थान में पेंशनर्स को बेसहारा छोड़ दिया गया है। पेंशनर्स ने सरकार से अपील की है कि विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए गैप फंडिंग शुरू की जाए, महंगाई भत्ता और एरियर जल्दी जारी किया जाए ताकि वृद्धावस्था में उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन मिल सके। रहेंगे तो ये स्थिति हो रही है। केवल मात्र हम राज्य सरकार से माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्य सरकार, और आप देखिए कि जोधपुर विश्वविद्यालय में 50 करोड़ का आरएमसी से लोन दिया जिसकी ब्याज रेट 10% है। विद्यालयों से जो कर्मचारियों के जो कार्यरत अध्यक्ष और पदाधिकारी आए, पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सहयोग के लिए, और आप सभी को नमन करता हूं कि आपको तो हमारे साथ आए और हमारा सहयोग किया, हमारा हौसला अफजाई किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। सभी पेंशनर्स आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय पेंशन सोसाइटी, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय पेंशन सोसाइटी और बीकानेर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के यूनिट के सभी कर्मचारी, सभी पेंशनर मिलकर के, और जो वर्किंग कर्मचारी है वो भी हमारे साथ थे, और उन्होंने और हम सब ने मिलकर के हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर SK भटनागर साहब महाराणा कृषि विश्वविद्यालय से है, भाई श्री भरत जी व्यास मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से हैं, और सभी साथी लोग जो है हम आज एकत्रित हुए। माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री के नाम से, और माननीय मुख्यमंत्री से हमारा विनम्र निवेदन यह है कि राजकीय वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्टेट यूनिवर्सिटी को पेंशन का भुगतान राजकीय कोष से, ट्रेजरी के माध्यम से होना चाहिए, और इस बात का कहने आए हैं। दूसरा बिंदु जो ज्ञापन में था वो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कर्मचारियों को, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर को पिछले 85 डेज से जो हड़ताल कर रहे हैं और उनको आज दिन तक भुगतान नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये कहते हैं कि इसमें संज्ञान लेते हुए शीघ्रातिशीघ्र उनका भुगतान करें। हमें कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए RFC से लोन स्वीकृत किया 10% के ब्याज पर, जिसका प्रति माह ब्याज 42 लाख रुपए होता है, वो भी आज विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के माथे चढ़ रहा है और उनको किसी तरह का कोई भुगतान आज दिन तक नहीं हुआ है। इससे बड़ा किसी कर्मचारियों के संदर्भ में ऐसा भुगतान नहीं होगा। 1990 में पेंशन लागू की थी राज्य सरकार द्वारा, उसके पश्चात यूपीएफ पेशा करता था हमारा, परंतु समय समय पर जो है वेतन आयोग बढ़ते रहे और आज स्थिति ये हो गई है कि जो यूपीएफ करता था वो पेशा खत्म हो चुका है और विश्वविद्यालयों के पास में पेंशन का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। आज पेंशन के जो स्थिति बनी है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय इन्होंने अपनी जमीन बेच के जो है उनको पैसे मिल रहे हैं और आने वाले 5-6 महीने बाद वो जमीन भी चली गई और पैसे भी खत्म हो जाएंगे, वापस इनको सड़क पालना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्थिति है, राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थिति है और कोटा टेक्निकल विश्वविद्यालय के साथ में तो सरकार ने इतना अन्याय कर दिया है। तो 2 साल से
कर्मचारियों से यूपीए का पैसा जमा करवा कर और जमा करवा दिया कर्मचारियों ने, ब्याज पे लाए, कैसे लाए। और उसके आगे हम राजस्थान के जितने 28 विश्वविद्यालय उनके कर्मचारी आंदोलन करेंगे और विधानसभा का धरना और प्रदर्शन करेंगे और कर्मिक अनशन करेंगे। चित्तौड़गढ़ के तुलसी एन्क्लेव कॉलोनी में बुधवार शाम एक नाबालिग छात्रा का शव मिला। पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला दुष्कर्म और उसके बाद हत्या का लग रहा है। बताया जा रहा है कि छात्र बुधवार सुबह स्कूल बैग लेने बाजार गई थी, लेकिन जब देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में उसका शव सुनसान इलाके में मिला, जिसकी पहचान परिजनों ने की। चित्तौड़गढ़ में बुधवार शाम एक 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतका बुधवार को सुबह करीब 11:30 बजे स्कूल बैग खरीदने के लिए बाजार गई थी। शाम तक घर ना लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच पुलिस को कॉलोनी के पास एक अज्ञात युवती का शव मिलने की सूचना मिली। रात में परिजनों ने शव की पहचान अपनी बेटी के रूप में की। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि छात्रा को एक युवक, जिसकी पहचान भूपेंद्र पुष्करना के रूप में हुई है, अपने दोस्त के किराए के कमरे में ले गया था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम को कमरे, सीढ़ियों और कॉलोनी में खून के धब्बे मिले, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि छात्रा की मौत अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई है। पुलिस के मुताबिक कमरे में जबरदस्ती के भी निशान मिले हैं, जिससे दुष्कर्म की आशंका और गहरी हो गई है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब आरोपी के रूममेट कमलेश ने पुलिस को उसके कमरे में खून बिखरा होने की सूचना दी। पुलिस ने दोनों सूचनाओं को जोड़ा तो पूरी कहानी सामने आई। शुरुआत में शव की पहचान न हो पाने के कारण पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद ली, जिसके बाद परिजनों ने मृतका को पहचाना। पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र पुष्करना की तलाश तेज कर दी है, जो मूलतः चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है और वर्तमान में उदयपुर में पढ़ाई करता है। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और मामले की जांच में कई टीमें जुट गई है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की संभावना है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो मृतका है उसके पिता द्वारा रेप विद मर्डर की आशंका जाहिर की है और उसके अनुसार ही रिपोर्ट दी है। अभी एफएसएल को बुलाया गया है। इसमें 2 घटनास्थल हैं। एक घटनास्थल है जहाँ पे जो प्रथम घटनास्थल है, जहाँ पे कुछ खून की बूंदें हैं, कुछ सबूत हैं, तो उनके लिए एफएसएल यहाँ पे सैंपल उठा रही है। और एक जहाँ में बॉडी मिली थी, उस घटनास्थल का भी जायजा लिया गया है एफएसएल द्वारा और एमओबी द्वारा। ट्रांसप्रेंट और ब्लड सैंपल, स्वाब वगैरह वो कलेक्ट किया गया है, कार्रवाई की जाएगी। सर क्या अभी तो जांच जारी है और जो भी जिनके ऊपर शक है उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो पीड़िता है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। कितने लोगों को अभी डिटेन नहीं किया गया, अभी तो पूछताछ फॉर्मल अनुसंधान जारी है। सर पुलिस को कब सूचना मिली और कैसे सूचना मिली थी? पुलिस को कल रात को 7 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि ऐसी एक बॉडी यहाँ पे है और एक अदर रिपोर्ट के माध्यम से ये सूचना मिली थी। एक लड़का है कमलेश नाम का, उसने बताया था कि मेरे रूम पे ये कोई व्यक्ति है और एक लड़की है, वो आए थे और मेरे रूम पे कुछ खून वगैरह बिखरा हुआ। तो दोनों ही घटनाएं आपस में बाद में लिंक हो गई है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार सुबह 10:07 पर भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। शहर के कई हिस्सों में कंपन महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों, दुकानों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर भीतर था। हालांकि तीव्रता कम होने के कारण किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं हुई है। गुरुवार सुबह राजस्थान के प्रतापगढ़ में आए अचानक भूकंप के झटकों ने आमजन को एक बार फिर प्रकृति की ताकत का एहसास करा दिया। सुबह 10:07 पर आए इन झटकों से शहर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रीराम मार्केट, अकबरी
मार्केट, गांधी चौराहा, बस स्टेशन, शुभम कलेक्शन और तलाक खेड़ा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कंपन स्पष्ट रूप से महसूस किए गए। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर अंदर था। तीव्रता कम होने की वजह से किसी तरह के बड़े नुकसान की आशंका नहीं जताई गई है, लेकिन झटका महसूस होते ही लोग सतर्कता बरतते नजर आए। उंडाखोरा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में जैसे ही जमीन में हलचल हुई, वहां मौजूद शिक्षक तुरंत सतर्क हुए और सभी बच्चों को स्कूल भवन के बाहर सुरक्षित स्थान पर ले गए। वहीं धमोतर क्षेत्र में झटकों का असर इतना स्पष्ट था कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में ये कंपन रिकॉर्ड हो गए, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। इस घटना के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आया और लोगों से अपील की गई कि वे घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहें। विशेषज्ञों के अनुसार यह झटका किसी बड़े भूकंपीय बदलाव का संकेत नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं यह जरूर याद दिला देती है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सजग रहना जरूरी है। डूंगरपुर जिले से आदिवासी महिला से छेड़छाड़ और जातीय अपमान के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी और बैंक मित्र संचालक ओम प्रकाश पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले उसकी पत्नी टीना और बेटे प्रिंस को 4 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तीनों पर महिला से गाली गलौज, मारपीट और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगे हैं। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला से छेड़छाड़, मारपीट और जातीय अपमान के मामले में अब तीसरे और मुख्य आरोपी ओम प्रकाश पाटीदार की गिरफ्तारी हो चुकी है। 19 जुलाई को हुई इस घटना में पीड़िता अपने और अपनी मां के बैंक खातों से पैसे निकालने के लिए विकास नगर निवासी ओम प्रकाश के पास गई थी, जो एक बैंक मित्र के रूप में काम करता है। रुपए के लेन देन के दौरान विवाद बढ़ गया और पीड़िता ने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश, उसकी पत्नी टीना और बेटा प्रिंस तीनों ने मिलकर उसके साथ गाली गलौज की, कपड़े खींचे, छेड़छाड़ की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। पीड़िता ने 20 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 4 अगस्त को ओम प्रकाश की पत्नी टीना और बेटा प्रिंस को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी ओम प्रकाश फरार चल रहा था, जिसे अब 7 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार और एएसपी अशोक मीणा के निर्देशन में बनी विशेष टीम ने जांच को तेजी से आगे बढ़ाया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले से जुड़े तकनीकी सबूत, मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट को जुटा रही है। राजसमंद जिले के पसून गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आपसी रंजिश के चलते बुधवार को 2 सगे भाइयों के परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। लाठी, सरिये और धारदार हथियारों से हुए इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और दोनों पक्षों के लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र के पसून गांव में बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर लाठी सरिये चले। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। लहूलुहान हालत में लोग जमीन पर गिर पड़े और घर के बाहर चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार रोशनलाल जोशी और उसके भाई प्यारेलाल जोशी के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई थी, जो धीरे धीरे खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि प्यारेलाल जोशी और उसके पुत्र राकेश जोशी ने मिलकर रोशनलाल पर लाठियों, सरियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में रोशनलाल के साथ साथ प्रेमदेव और निर्मल जोशी को भी गंभीर चोटें आई है। तीनों घायलों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
घटना की सूचना मिलते ही केलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करते हुए शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो पहले भी कई बार कहासुनी और छोटे झगड़ों का कारण बन चुका है। लेकिन इस बार मामला गंभीर रूप ले बैठा और बात जानलेवा हमले तक जा पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर चल रहे लंबे विवाद के बाद अब फाइनली इसे रिलीज की मंजूरी मिल गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पर लगी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। अब यह फिल्म 8 अगस्त को देश भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। उदयपुर में 28 जून 2022 की वो दोपहर जब दहशतगर्दों ने एक टेलर की दुकान में घुसकर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाली आतंकी मानसिकता की तस्वीर थी। अब उस दर्दनाक घटना पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को आखिरकार रिलीज की हरी झंडी मिल गई है। फिल्म निर्माता अमित जानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इसकी घोषणा की और बताया कि यह फिल्म 8 अगस्त को देश भर में रिलीज होगी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक दस्तावेज है। हालांकि फिल्म की रिलीज को लेकर शुरुआत से ही विवाद रहा। 11 जुलाई को जब फिल्म रिलीज होनी थी तभी कुछ धार्मिक संगठनों और एक आरोपी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार को फिल्म की समीक्षा दोबारा करने के निर्देश दिए और सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत कार्रवाई करने को कहा। अब मंत्रालय ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए फिल्म की रिलीज पर लगी रोक हटा दी है। इधर कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश तेली का बयान पूरे देश को झकझोर देता है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से मेरे पिताजी की हत्या की गई उसी को फिल्म में दिखाया गया है। यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। हमने आज तक उनके अस्थियों का विसर्जन नहीं किया। जब तक आरोपियों को फांसी नहीं मिलती तब तक पिताजी की अस्थियां घर में ही रहेगी। यश ने कहा कि लोग फिल्म जरूर देखें ताकि उन्हें सच्चाई का पता चले। मेरे पिता के साथ क्या हुआ था यह देश को जानना चाहिए। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। कम पैसे में नॉनवेज नहीं देना दुकानदार को पड़ा भारी। 4 बदमाशों ने पीट कर उतारा मौत के घाट। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शातिर महिला चोरों ने बुजुर्ग का बैग काटकर उड़ाए 50,000। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई 2 संदिग्ध महिलाएं। फुटेज के आधार पर महिलाओं की पहचान में जुटी पुलिस। उदयपुर में प्रदेश स्तरीय संस्कृत विद्वान सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, आत्मनिर्भर भारत के लिए चीन के उत्पादों का बहिष्कार जरूरी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।